सो ये आपने जैसे अभी, हाँ ये आपने अभी 4-5 फील्ड्स का डेटाबेस प्रैक्टिस के लिए बना लिया आपने एम्स में। अब देखिए हम्म। यहाँ पे क्या है कि जो आपने ये डेटाबेस बनाया, ठीक है, अब इसमें हाँ। इन आप इसमें आगे और भी फील्ड्स ऐड कर लेंगे जब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ से अब आप इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट पे क्लिक करिए, देखिए ऊपर ही टैब्स बने हैं आपके डेटाबेस में, हाँ ब्राउज, ये हम्म। इंसर्ट। अब इंसर्ट में जाके यहाँ पे एक कस्टमर का ऐसे डमी डिटेल एंटर करिए। हाँ तो अब देखिए जैसे ये यहाँ जो पे ना फंक्शन, हाँ ये जो ये तो फंक्शन है, फंक्शन है। फंक्शन से अभी हमें काम नहीं है, उसको ब्लैंक रहने दीजिए। हाँ यहाँ वैल्यू, यहाँ पे आप लिखेंगे 1, ओके, क्योंकि पहली आईडी है ना। और कस्टमर का नाम ठीक है। कुछ भी लिख लेंगे, ऐसे ही कुछ लिख लीजिए, टेस्ट नेम कुछ भी, टेस्ट डाल दीजिए। ईमेल, टेस्ट ईमेल कोई डाल दीजिए। अब ये जो डेटाबेस है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके लिए देखो कैलेंडर आता है, यहाँ से आप आराम से हम्म। ब्राउजर में से जाके कोई भी डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक बार आप और सेलेक्ट ये करके, 2015 तक की फिर लिख रहा है। अब जैसे ये हो गया, ठीक है, हम्म। इसको भी टेस्ट लिख दो या जो भी लिख दो, हाँ रैंडम लिख दो। और कॉन्टैक्ट नंबर 1234, ठीक है, ऐसे करके आप गो पे प्रेस कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे इसमें एक हम लोगों की क्वेरी रन हुई है, ओके। एक क्वेरी लिखी है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ओके। और हम्म। फिर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, और फिर वैल्यूज लिखी हैं 1 रैंडम टेस्ट। तो अब इसके आगे का आज हम लोग अपने पुराने वाले डेटाबेस पे कंटिन्यू करते हैं। सो अब इसके बाद हम लोग भी यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करना है, PHP माई एडमिन पे क्लिक करना है, और इस तरीके से हम अपने डेटाबेस तक पहुँच जाएंगे। आज हमारा डे 2 है। यहाँ पे जो डेटाबेस देखिए ये चल रहा है, ये सर्वर टाइप है माई एसक्यूएल, ओके। यानी हम माई एसक्यूएल सर्वर पे अभी कनेक्टेड है। ये सर्वर का ठीक है। एड्रेस है, दिस इज एड्रेस। तो ये जब कभी भी हम लोग डेटाबेसेस के साथ में काम करते हैं तो हमें सर्वर का होस्ट, ओके, सर्वर होस्ट, सर्वर का हम्म। होस्ट होगा, कोई आईपी एड्रेस हो सकता है, ठीक है, या कोई वेब एड्रेस हो सकता है, और या फिर लोकल होस्ट ऐसे करके लिखा होगा, ओके। तो ये हमें याद ठीक है। रखना है जब हम अभी लोकल में काम कर रहे हैं, मतलब हम अपने कंप्यूटर में हमने अभी होस्टिंग कर रखी है उस डेटाबेस की, तो हमारा सर्वर हम्म। होस्ट का आईपी या सर्वर होस्ट का नाम लोकल होस्ट है। इसकी आईपी होती है 127.0.0.1। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने ब्राउज़र में इसको हिट करें तो आप देखेंगे कि हमारे सर्वर खुल जाएगा। यहाँ पे सर्वर पे हम लोगों ने कुछ मतलब एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रखी हैं, और अगर इसी सर्वर में हम लोग PHP माई एडमिन टाइप कर दें तो अगेन वही खुल जाएगा जो हम लोग के सामने आया, राइट। तो चाहे आप आईपी हम्म। एड्रेस से ओपन कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट लोकल होस्ट टाइप करके ओपन कर लीजिए। तो ये याद रखना है ठीक पहली है। चीज। नेक्स्ट क्या होता है, सर्वर के बाद अगला होता है यूजर, उसका अगला होता है पासवर्ड, और फिर होता है डेटाबेस। तो इसको अगर होस्ट कहते हैं हम लोग सर्वर की जगह, तो ये हो गया HUPD, ऐसे याद आप रख सकते हैं, ठीक है। HUPD, होस्ट यूजर पासवर्ड डेटाबेस। जब हम लोगों ने एम्स इंस्टॉल किया है, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर एम्स, आपने भी उसको करके टेस्ट कर लिया, तो एम्स में जो यूजर नेम होता है वो रूट होता है, ठीक है, और जो ठीक है। पासवर्ड होता है वो माई एसक्यूएल होता है। ये आप कहीं पे याद रखिएगा। और डेटाबेस का नाम जो आपने बनाया, ठीक है। तो जैसे ठीक कल है। हम लोगों ने जब अपने क्लास की, तो कल के क्लास में जो डेटाबेस हम लोगों ने बनाया वो एक था, तो हमने ये प्लांट्स
शॉपिंग नाम का डेटाबेस बनाया था, राइट। और तो ये हमारे डेटाबेस का नाम हो गया। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब याद रखिए, अगर हम किसी रियल कंपनी के लिए काम करेंगे, ठीक है, रियल कंपनी, तो उस कंपनी का क्या होगा, उस कंपनी का जो डिटेल्स होगा वो अलग होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक और डेटा सेट है, ये ये डेटाबेस का होस्ट देखिए क्या है, ये होस्ट ये है, उसका डेटाबेस का नाम ये है, यूजर का नाम ये है, और पासवर्ड मैंने जानबूझ के हाइड कर रखा है, ठीक है। तो अगर हमें कभी इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें ये HUPD वाला डिटेल डालना पड़ेगा। ओके, और एक होता है पोर्ट। पोर्ट मतलब होता है कि जैसे कई बार एक ही IP एड्रेस पे हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी लोकल होस्ट पे PHP माई एडमिन रन कर रहे हैं, कल को मान लीजिए हम लोग को पाइथन होस्ट करना है अपने कंप्यूटर पे, तो हम पाइथन भी लोकल होस्ट पे ही होस्ट करेंगे। मगर पाइथन और PHP दोनों अलग अलग पोर्ट पे चलेंगे, उनका IP एड्रेस वही होगा पर पोर्ट बदल जाएगा। ओके, तो ऐसा होगा, वो सब आगे भी डिस्कस करेंगे। तो रियल कंपनी का कुछ ऐसे होगा, लाइक SQL.host.test ऐसा कुछ होएगा, ठीक है। और उसका यूजर आईडी और पासवर्ड इतना सिंपल नहीं होगा, वो कुछ आपको ज़्यादा सिक्योर और इनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा। ओके, तो वो उनका एक अलग हिसाब किताब होगा। तो सर्वर पे आपका एक अलग डिटेल होगा। तो हम लोगों ने कल तक एक यहाँ पे TBL कस्टमर्स नाम का एक डेटा सेट बना लिया था, एक डेटा टेबल बना लिया था, कंसिडरिंग कि हम लोग एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का डेटा बना रहे थे। ई-कॉमर्स वेबसाइट में हम लोगों ने जो इमेजिन किया था वो ये था कि किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट में हमारे पास कस्टमर्स होंगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, राइट, हमारे पास सेलर्स होंगे, कंसिडरिंग कि ये एक मल्टी कह सकते हैं कि मल्टी सेलर प्लेटफॉर्म है, कि अलग अलग सेलर आके अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। ओके, और ये हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर हो गया, सेलर हो गया। प्रोडक्ट्स जो होंगे वो अलग अलग कैटेगरीज में सेल होंगे, और जो इसके बाद हम लोग के ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। ऑर्डर में क्या हुआ, और ऑर्डर की डिटेल्स होगी, कि ऑर्डर डिटेल्स, क्योंकि एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार हम जाते हैं कहीं पे से ऑर्डर करते हैं, तो एक ऑर्डर में हम लोग मल्टीपल चीज़ें भी तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा केस होता है तो हमेशा ऑर्डर की दो टेबल्स बनती हैं जो आपस में रिलेटेड होती हैं। तो अब हमने कस्टमर की बना ली थी डिटेल कल, और कस्टमर का हमने यहाँ पे इस तरीके से एक कस्टमर को एंटर करके भी देखा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये सारा डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ट्रंकेट TBL कस्टमर्स। तो आज जो हम लोग पहला कमांड सीख रहे हैं वो है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब ये होता है एम्प्टी कर दो, एम्प्टी द टेबल। ओके, मतलब उसके सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो। तो अगर हम लिखते हैं ट्रंकेट TBL कस्टमर्स, तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ये सारा कोड भी अभी मैं दे दूंगा आपको। तो अभी आप देखेंगे तो TBL कस्टमर्स उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है कि इन टेबल्स वी कैन क्रिएट a primary key, okay, which is auto increment। अब इसका मतलब क्या है, अभी आपने देखा पिछले एग्जाम्पल में भी कि जब हम कस्टमर
का डेटा इंसर्ट कर रहे थे तो हमें ये कस्टमर आईडी मैन्युअली फिल करनी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक कस्टमर का डेटा लिखा है, देखिए मैं अभी कुछ ऐसे ही रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ, अगर मैंने ये इंसर्ट किया तो इस कस्टमर की आईडी क्या है 1, ओके। अब मैं फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ 1 आईडी के साथ एक और कस्टमर, मतलब दोनों की आईडी मैं 1 कर दे रहा हूँ और ये देखिए ये इंसर्ट भी हो गया। अब यहाँ पे ये गलत हो गया ना, क्योंकि आईडी एक ऐसा, हाँ आईडी का मतलब ही क्या है, आईडी का मतलब है समथिंग दैट इज यूनिक, समथिंग दैट इज डिस्टिंक्ट, राइट। तो दोनों की आईडी अगर 1 है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा कस्टमर क्या है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग जो है सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को कस्टमर आईडी में प्राइमरी की उसे सेट करना है। और अगर हम प्राइमरी की तरीके से सेट करेंगे तो फिर वहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ से अपने टेबल पे जाना है, स्ट्रक्चर पे जाना है, और स्ट्रक्चर पे जाके जिस भी पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उसको चेक करना है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शन आ रहा है इसे चेंज कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, मतलब इस कॉलम को ही हटा दीजिए, या यहाँ पे ये प्राइमरी लिखा है, राइट। इसको हम लोग प्राइमरी की बना देते हैं। तो अब ये प्राइमरी की बन गई और इसको चेंज करके हम लोग इसको AI यानी ऑटो इंक्रीमेंट बना देते हैं। तो ये 2 स्टेप आपको याद रखना है कि ऑटो, जो भी हमारा आइडेंटिटी कॉलम होगा, जिस कॉलम में हमारे उस पर्टिकुलर डेटा में, जैसे कस्टमर है तो कस्टमर की जो पहचान होगी, जो यूनिक पहचान होगी, ऐसा एक कोई कॉलम रखना है जो यूनिक हो, जिससे हम उस पर्टिकुलर डेटा को पहचान सके अदर टेबल्स में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस टेबल की बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर्स आए, ऑर्डर किस एम्प्लॉय ने रिसीव किया है वो उसकी आईडी से पता चल रहा है। तो अगर मान लीजिए ये आईडी यहाँ पे नहीं होती तो फिर हम लोग कैसे पहचानते, और या तो हमें हर बार इनका नाम लिखना पड़ता, पर एक नाम के भी 2-3 लोग हो सकते हैं। तो किसने ऑर्डर किया, किसने ऑर्डर रिसीव किया, ये सब की जानकारी सही से हो, इसलिए हर टेबल में जो भी हम यहाँ पे देखेंगे उसमें एक आईडी का कॉलम जोड़ा जाता है, और उस आईडी के कॉलम में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि वो प्राइमरी की है। और प्राइमरी की जो बनती है वो इस टाइप से गोल्ड कलर के कॉम्बिनेशन में दिखती है। तो हम लोग वापस से अपने उसी डेटा सेट पे आते जो हमने कल बनाया था। तो हमने 2 चीज़ें की, इसको हम लोगों ने कस्टमर आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट किया और प्राइमरी की बनाया। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ से अगर हम इंसर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, एक कस्टमर का नाम, मान लीजिए इस कस्टमर का नाम है जॉन, इनका सिटी है न्यूयॉर्क, इनका एरिया है, वो भी एरिया भी यही है न्यूयॉर्क है, मान लो कुछ है, और इनका स्टेट भी है, इनका सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, इनकी कंट्री है USA, इनका पोस्टल कोड पता नहीं, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, ठीक हो। ईमेल है इनकी john@test.com, फ़ोन है 123, पासवर्ड है कुछ इस टाइप से, डेट ऑफ बर्थ हम लोग कुछ भी सेलेक्ट करके उसको कर देते हैं 1990,
तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी आईडी नहीं दी इनकी, जॉन की। अब गो कर दिया, अपने आप देखेंगे उसकी आईडी 1 आ जाएगी। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से हो। अगर हम दूसरा कस्टमर यहाँ पे एंटर करते, मोहन, मान लीजिए मोहन का सिटी है चेन्नई, एरिया है मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं स्टेशन रोड, स्टेट है, कंट्री, पोस्टल कोड अभी मैं सर्च करूँगा। इनका भी mohan@test.com मैंने लिख दिया। फोन इनका भी कुछ ऐसे, पासवर्ड इनका, अभी इनका भी आईडी नहीं लिखा कहीं पे भी। इनकी भी डेट ऑफ बर्थ हम ऐसे लिख के, मान लीजिए ये 1991 है, गो किया, इस बार भी कुछ नहीं किया, इंसर्ट हुआ और इसकी आईडी 2 आ गई अपने आप। तो इस तरीके से अब ये जो आईडी है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। इसको जो हैंडल करेगा वो सीक्वल खुद से करेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो प्राइमरी की इज द कॉलम और कॉलम्स, ऐसा है कि 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं, बाद में हम बात करेंगे। तो प्राइमरी की वो कॉलम या कॉलम्स हैं जिनके पास ऐसी वैल्यू है जो किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके किसी टेबल में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे चेन्नई है या न्यूयॉर्क सिटी है, तो इसके कई कस्टमर्स हमारे पास आ सकते हैं ना, तो इसको हाँ। हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि हाँ। इससे हम हर रो की यूनिक वैल्यू नहीं रिट्रीव कर सकते। हाँ, ईमेल ऐसी की हो सकती है, राइट, जिसे हम यूनिकली रिट्रीव करें, क्योंकि ईमेल ईमेल सबका एक ही होएगा ना, सबकी अलग। हाँ। सबकी अलग अलग होगी। सो पर ईमेल आप देखिए कितनी बड़ी है ना, उसमें लिखने में कितनी प्रॉब्लम आएगी, मैच करने में कितनी। पर ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स हम लोग ने हमेशा से सीखे। अगर हम कहें कस्टमर आईडी 2 तो सीधे पता चल जाएगा। जैसे क्लास में भी होता है ना कि रोल नंबर जो हाँ। होता है वो सबका एक यूनिक होता है, तो वो रोल नंबर से जिसको बुलाया जाता है वही फिर उसको आता है। तो नाम कई बार होते हैं कि एक ही क्लास में बहुत सारे राहुल वर्मा हो सकते हैं, लेकिन उनके सबके रोल नंबर अलग अलग होंगे, उनके रजिस्ट्रेशन। समझ गई। तो देयर शुड बी समथिंग जो हर रो को आइडेंटिफाई करे। और फिर जब ये कस्टमर जब ऑर्डर करेगा, तो मोहन ने किया कि जॉन ने किया, ये ऑर्डर पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा उसी से कि वो किसकी आईडी है, ठीक है। ये तो हमारी कंफ्यूजन दूर होगी। तो ये हो गया। अब हम एक, जैसा हमारा सीक्वेंस है, तो हम लोग अपने सीक्वेंस के हिसाब से दूसरा टेबल बनाते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे, नया टेबल बना रहे, इसका नाम रख देते हैं टीबीएल प्रोडक्ट्स, ओके। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम हर बार टीबीएल टीबीएल लिखें, मगर इसे हमें याद रहेगा टीबीएल प्रोडक्ट। इसका पहला जो कॉलम होगा वो होगा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं प्रोडक्ट आईडी। तो जैसे कस्टमर टेबल का पहला कॉलम हुआ कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट टेबल का पहला कॉलम हुआ प्रोडक्ट आईडी, ये भी इंट होगा। अब हम मानते हैं कि मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो यानी कि 100 के लिए अगर हम लोग देखें तो 3 कैरेक्टर है 100 में, तो यहाँ पे लेंथ 3 लिख देंगे, ठीक है, 100, राइट। और यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे साइड में, तो यहाँ से हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग प्राइमरी की एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि कई सारी फील्ड हैं प्रोडक्ट में, पर ये वाली जो फील्ड है ये प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। अगला, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम वैरकैर होगा, और इसमें हम कह सकते हैं कि लगभग
100 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि कोई कोई नाम बहुत बड़े भी हो सकते हैं। फिर उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस हमें कितना पड़ रहा है, सिंगल एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है, और वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए, कल हम लोगों ने कई चीजें सीखी थी, आज आप याद रखिए, जब कभी भी हम लोग प्राइस की बात करेंगे ना, प्राइस, कॉस्ट, मनी, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डेसिमल। ओके, तो इसके लिए जो डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे वो है डेसिमल, क्योंकि डेसिमल जो है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है। और आपको पता है डेसिमल ऐसा होता है, जैसे अगर मैंने लिखा 10,2, तो इसमें होगा कि टोटल 10 कैरेक्टर हैं, जिसमें से 2 कैरेक्टर डेसिमल है। अगर मैंने लिखा 5,2, तो ऐसे लिखेंगे कि टोटल आपके 5 कैरेक्टर हैं जिसमें 2 डेसिमल है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के प्राइस आपके कितने महंगे या सस्ते हैं, तो यहाँ से आप डेसिमल डेटा टाइप ले लीजिए, और डेसिमल में यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 8,2 लिख ले रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने ये कॉस्ट प्राइस रख लिया, और इसको हम लोग और इजी बनाने के लिए यूनिट प्राइस भी बोल सकते हैं। हमें अंदर अपने इंटरनल उसमें पता है कि ये जो प्रोडक्ट टेबल में जो यूनिट प्राइस आया वो कॉस्ट प्राइस, या अभी जाने दीजिए। और फिर ये है यूनिट्स इन स्टॉक। एक यूनिट का प्राइस जो है वो मान लीजिए 10 रुपए है, तो हमारे पास वो यूनिट्स कितने हैं। आप कभी भी किसी भी सुपर स्टोर में जाइए या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए, तो वहां पे आपको दिखेगा, लेट्स से कि आप एक वहां पे चॉकलेट खरीद रहे हैं, पर ऐसा थोड़ी है कि वो चॉकलेट एक ही है। या आपने वहां से मान लीजिए कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, तो वो चिप्स का पैकेट ये थोड़ी कि एक ही है, वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम एसक्यू कई हो सकते हैं। तो यूनिट्स इन स्टॉक के लिए हम लोग यहाँ पे इंट लिख के लिख देंगे कि, तो हम टोटल लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ये 1000 यूनिट, 2000, 1 लाख तक की यूनिट हो सकती है स्टॉक में, ऐसा कुछ। तो ये है प्रोडक्ट का ये डिटेल। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 और इम्पोर्टेंट कॉलम। यहाँ तक का समझ में आया आप सब लोग के? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कॉस्ट प्राइस को हमने डेसिमल दे हाँ। दिया, यूनिट्स इन स्टॉक की कितनी यूनिट रहने वाली हैं उस प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी क्या है, ठीक है, ये किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। और कैटेगरी आईडी अभी हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं। और इसकी सेलर आईडी क्या है, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कौन करता है। एक केस और होता है जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट को कई सेलर सेल कर सकते हैं, पर हम ऐसा मान रहे हैं कि हर प्रोडक्ट का एक यूनिक सेलर है, और सेलर आईडी में भी हम ऐसे 5 लिख रहे हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम, कॉस्ट प्राइस, यूनिट इन स्टॉक हमारे पास कितना है, कैटेगरी आईडी, सेलर आईडी, और इस तरह करके अभी हमने इसको शॉर्ट किया है। मेरे पास इसका तो फुल फॉर्म भी है आप लोगों को समझाने के लिए, और इसको हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं। तो प्रीव्यू को मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ और सेव करते, तो एक और डेटाबेस बन गया, एक और डेटा टेबल बन गया हमारा, टेबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में 2 ऐसी आईडीज हैं जो प्राइमरी की नहीं है। ये दोनों प्राइमरी की नहीं है, मगर ये दोनों किसी अदर टेबल से बिलोंग करते हैं। एक के लिए हमें कैटेगरी बनाना पड़ेगा, एक के लिए हमें सेलर बनाना पड़ेगा। तो हमने 2 टेबल सीखे बनाना विद द हेल्प ऑफ टेबल डिजाइनर। अब हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड, और ये कमांड आपको प्रैक्टिस करनी है।
देखिए जो कमांड इसने दी है वो कुछ इस तरह की है, तो इसको अगर हम सही से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से ही आएगा। यूनिट्स इन स्टॉक, कैटेगरी आईडी, सेलर आईडी, ऐसा। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको इजीली सिखाता हूँ कि कैसे टेबल बनाना है। प्लीज गिव मी दैट। यू गाइस, सेलर टेबल में क्या क्या कॉलम्स हो सकते हैं सेलर टेबल में? भी तो सेलर आई होता है। पहला तो वही होगा सेलर आईडी, राइट। फिर सेलर नेम, राइट। सेलर का भी एक अपना सिटी होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट भी डाल सकते हैं। हाँ, उसका फोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। इनका भी पोस्टल कोड, तो वो तो डिटेल आप भरते जाइएगा। हमारा यहाँ पे आइडिया है कि हमें इसको सीखना है। और कुछ इनका वो भी हो सकते हैं ना, जैसे अगर इंडिया में तो जीएसटी नंबर क्या है सेलर का, वो रिक्वायर्ड होता है। सेलर की ईमेल होगी, भाई सेलर भी तो लॉगिन और वो करेगा, तो इनका भी ईमेल और पासवर्ड होगा सेलर का, क्योंकि अलग पोर्टल हो सकता है। तो कैसे बोलेंगे? क्रिएट टेबल, ये कमांड है, क्रिएट टेबल सेलर्स, और फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे और ऐसे उसको एक्सपेंड कर देंगे। क्रिएट टेबल सेलर्स, अगर सिर्फ हम लोग इतना एसक्यूएल कमांड लिख के रन कर देते हैं तो सेलर टेबल बन जाएगा, मगर एम्प्टी टेबल होगा, उसमें कोई भी फील्ड नहीं होंगी। पहला फील्ड क्या है? सेलर आईडी, तो ऐसे लिखिए सेलर आईडी स्पेस, इसका डेटा टाइप इंट, ऐसे लिख सकते हैं इंट 3, जैसे हम लिखते थे ना वहाँ लेंथ 5 है कि 6, कितनी कितने सेलर आ सकते हैं। अगर हमें पता है 1 लाख सेलर आ सकते हैं तो हम इंट 5 यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये प्राइमरी की होगा, पहला कॉलम है तो ऐसे लिख दीजिए प्राइमरी की। और फिर ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, पहला कॉलम है तो ऐसे लिख दीजिए ऑटो इंक्रीमेंट और कॉमा, ये हो गया मेरा पहला कॉलम। दूसरा है सेलर नेम, सेलर नेम हमारा है वो है वेर केयर, और वेर केयर है 50, मतलब हमें पता है कि उसके नाम में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर दे रहे हैं, तो बस ये दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा हो गया सिटी, सिटी भी एक वेर केयर होगा, कोई शहर के नाम बड़े हैं कोई के छोटे हैं। फिर है कॉन्टैक्ट नंबर, अब कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बताया था वेर केयर हम लोग 12 या 14 लेते हैं ऐसा। ईमेल, ये भी वेर केयर है, क्योंकि हम लोग ने जैसे सबसे ज़्यादा देखा है वेर केयर ही यूज़ होता है। और पासवर्ड वेर केयर, ऐसे करके सेलर का टेबल क्रिएट हो रहा है। इसमें कितने कॉलम हम बना रहे हैं? जितने नंबर ऑफ यहाँ पे लाइन्स है 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बना रहे। पहले कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरे का वैरचर है, तीसरे का ये ऐसा वैसा। और कुछ अगर हम लोग मान लो कि जैसे सेलर का रजिस्ट्रेशन करने का एक अमाउंट है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेसिमल 15,2, ऐसा करके डेसिमल बैलेंस आ जाएगा। और हर बार के बाद हमें ऐसे कॉमा लगाना है। ये आप लोग को अभी कोड पूरा मिल जाएगा, जैसे एक्सेल में भी होता है ना, एज दिया जैसे मैंने, तो वो पूछेगा जी कि करेंसी जी है कि क्या है। तो जैसे हम लोगों ने अभी बात की मॉनेटरी वैल्यूज को हम लोग डेसिमल ले रहे हैं, राइट। तो हाँ
यहाँ पे उसको करेंसी भी आप दे सकते हो, मगर वही वैल्यू हो सकता है वो फ्रैक्शन हो या परसेंटेज हो या साइंटिफिक हो। तो मोस्टली अगर हम बहुत कॉमन टर्म्स में बात करें तो डेटा जो होता है वो होता है क्या क्या, डेटा होता है स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। क्या होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि उसमें अल्फाबेट भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं और दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को अपना पैन नंबर बताने की जरूरत नहीं, पर आप अपना पैन नंबर याद कीजिए। तो आपके पैन नंबर में लेटर्स हैं, मतलब अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो आपका पैन नंबर है या आपका एड्रेस है, एड्रेस कैसा होता है? 123 स्ट्रीट फलाना ढिमाका। ईमेल में क्या होता है? abc123@gmail.com, राइट? इस टाइप से होता है। तो स्ट्रिंग जो होती है वो अल्फा न्यूमेरिक है, ये पहला डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए एसक्यूएल के पास क्या डेटा टाइप्स हैं? मतलब स्ट्रिंग एक कंसेप्ट हो गया, तो एसक्यूएल के पास है कैर, वेर कैर, टेक्स्ट, इस टाइप की चीज है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि सेलर का नाम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा कि नहीं, बताओ भाई। सेलर का नाम अल्फाबेट्स ही तो होंगे उसके नाम में। जी सर, अल्फाबेट। तो अब हमें डिसाइड करना है कि ये कैर है, वेर कैर है कि टेक्स्ट है। देखिए, क्या सभी सेलर के नाम में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे? ऐसे सेम नहीं होगा। कोई सेलर का नाम है जीनित कूलर प्राइवेट लिमिटेड, कोई सेलर का नाम है गंगा वाला प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है ना। तो सेलर के नाम जो होते हैं उसमें अलग अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो अलग अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर को क्या बोलेंगे? वेरिएबल कैरेक्टर, राइट। वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करे, बदले। और कैर कहाँ फिक्स? जैसे अगर मैंने कहा कि तुम्हारा जो पैन नंबर है और जो नेहा का या अक्षरा का पैन नंबर है, जिसका मेरा भी है, हमारे सबके पैन नंबर्स में एक ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट। जी सर। बस उसमें कैरेक्टर की पोजीशनिंग और स्ट्रिंग रैंडमनेस अलग है, बट सो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ कैर, है ना। जैसे आप लोग ने जब अपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, और सबका रजिस्ट्रेशन नंबर का डिजिट्स सेम ही होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम ही होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम ही होगा, राइट। जी सर। तो कैर मतलब जहाँ पे आपको पता है कि फिक्स्ड इतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर आने वाले ये। और कैरेक्टर मतलब क्या है? कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कैरेक्टर। जैसे मान लो आयरन मैन लिखा है, इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 7 हैं। 8 हैं, 4, 3 और एक स्पेस भी तो है। हाँ। अगर ऐसे लिखे आयरन मैन एट सुपर हीरो .com, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं? एनीवे जोड़ना पड़ेगा तुम्हें, पर ये जो आ रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, डॉट आ रहे हैं, ये सब भी उसमें काउंट होंगे, ओके। तो ये है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो अगर हमने कहा किसी सेलर के नाम में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर आ सकते हैं, समझ रहे हो बात? तो हम कह रहे हैं कि उनके नाम इससे बड़ा नहीं होगा कि 50 कैरेक्टर से ज्यादा आ जाए, ठीक। ये हम लिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं 50 से ज्यादा आ सकते हैं, तो आप यहाँ 100 लिख दो, 250 लिख दो, 255 लिख दो, मतलब जो भी आपको लिखना हो, राइट।
ये इसका मतलब है। आपको कोई शहर का नाम ऐसा पता है जिसमें 50 से ज्यादा कैरेक्टर हो? जैसे अपने नहीं। बहुत लंबे में नाम में भी बात करें, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, ऐसे नाम होंगे, और भी हो सकता है किसी शहर का नाम हो, लेकिन उनमें भी किसी में भी 50 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो और अगर हैं तो आप सोचो और उस हिसाब से यहाँ पे लिखो। अब आ गया बात ये, तो क्रिएट टेबल सेलर, इसको किया, एक ब्रैकेट बनाया। हमें पता था सेलर टेबल में कितने कॉलम है ये, ठीक है, एक दो हमने बाद में जोड़े, तो वो जितने भी कॉलम है उतने नंबर ऑफ रोज यहाँ पे बनाई है, और कॉमा सेपरेटेड उनके कॉलम के नाम, उनके डेटा टाइप, उसमें आने वाले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू, अगर वो प्राइमरी की है तो प्राइमरी की, और अगर ऑटो इंक्रीमेंट है तो ऑटो इंक्रीमेंट, ऐसे लिख दीजिए और बस ये बन गया टेबल। अब अगर हम इस टेबल को जाके रन कर देंगे अपने डेटाबेस में, रन कहाँ करना है, डेटाबेस सेलेक्ट कीजिए, डेटाबेस में एक टैब दिया हुआ है एसक्यूएल नाम का, और वहाँ जाके इसे रन कर दीजिए, गो कर दीजिए, और यहाँ से ये बन गया सेलर, टीबीएल कस्टमर, टीबीएल प्रोडक्ट्स। अब देखो सेलर नाम का टेबल बना। जब इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो गोल्डन की अपने आप बन गई यहाँ पे। ओके, क्यों बन गई? अगेन सेम रीजन, हमने उसको इस तरह से लिखा था। तो अब जिस तरह हम लोगों ने सेलर बनाया, हम एक कैटेगरी टेबल भी बनाते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरीज के लिए। इसका नाम होगा कैटेगरीज या प्रोडक्ट कैटेगरीज, और इसमें क्या होगा, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी का नाम, और बाकी आपको जो भी डिटेल लिखना हो, जैसे डिस्क्रिप्शन, जो हम अपनी वेबसाइट पे प्रिंट करेंगे कि इस कैटेगरी में क्या क्या है, तो फिर वही लिखेंगे, क्रिएट टेबल कैटेगरीज, ब्रैकेट लगाएंगे, एक्सपैंड करें। पहला कॉलम क्या है, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी ये इंटीजर होगा, इंटर में होगा। हाँ, मान लो यहाँ पे 3 लिख देते, कैटेगरी मेरे पास मान लो केवल 50 हैं तो मैंने 2 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ 50, कितने कैरेक्टर्स हैं 50? 2, देखो ना, 1 2। अच्छा समझ गए। अगर अगर मेरे पास 12,345 कैटेगरी होते हैं तो मैं क्या लिखता, 1 2 3 4 5, समझो बात। तो मुझे पता होगा कि कितनी कैटेगरी आ सकते हैं, और अभी मान लो मैंने 2 लिख दिया है, 2 में मैक्सिमम 99 आ जाएंगी ऑटो इंक्रीमेंट होते होते। कल को जाके मान लो बढ़ गई तो हम एडिट कर देंगे जाके, राइट, ऐसा कुछ। सो ये बेसिक आप लोग के लिए है। अब ये भी प्राइमरी की है कि नहीं, है ना, क्योंकि हर कैटेगरी प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट है कि नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट। तो बस हमें स्पेस दे दे के लिखते जाना है, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। देखो मैंने आप लोग को वो भी तरीका बताया है कि बिना ये सब किए भी आप लोग ने बनाए हैं टेबल, ओके, पर ये कमांड लिख के बनाना भी आना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। फिर इसमें क्या है, कैटेगरी का नाम है। अब कैटेगरी का नाम अलग अलग भी हो सकता है, तो, हाँ, तो इसको हम लोग वैकर 50 कर देते हैं। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में तो, हाँ, अब यहाँ पे आती है, पर डिस्क्रिप्शन तो बहुत बड़ा भी हो सकता है ना, कि ये दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, इट कंटेन्स ऑल दोज प्रोडक्ट्स विच हैव
low voltage and high frequency, their minimum operating voltage range is this that, जो भी बकवास वहाँ लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन को हम ऐसे भी कह सकते हैं टेक्स्ट। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि कैर वेर या टेक्स्ट। तो दो तरीके हैं आपके पास। अगर आप लिमिट रखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो वेर कैर लगा के हम 100 भी लिख सकते हैं ना। एग्जैक्टली आप लिख दो 250 लिख दो, ठीक है। आपको एक लिमिट है कि भाई कई बार आपने देखी थी जैसे ट्विटर पे हम ट्वीट करते हैं तो वहाँ एक लिमिट है, वो कहते हैं इससे ज़्यादा लेंथ का हम ट्वीट नहीं करने देंगे, राइट। क्योंकि उस अमेज़न में भी होता है जब आप रिव्यू देते हो तो उसमें लिमिट होती है वर्ड की, वर्ड्स की लिमिट होगी, कैरेक्टर्स की लिमिट होगी। सो वो इसी तरीके से होता। और यही चीज, और वो कैसे वो लोग पता कर रहे, अगर मान लो हमने ऐसा लिख दिया यहाँ तो इससे ज्यादा और किसी ने 500 कैरेक्टर डाल दिए तो ये 250 से ज्यादा लेगा ही नहीं, ट्रंकेट कर देगा वहां पे, ठीक है। सो ये, और दूसरा आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। अगर आपको है कि नहीं भाई लिखो तो टेक्स्ट लिख दो, वो आपके ऊपर है। तो अब हम लोग एक ये बनाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से जाते हैं और फिर वही डेटाबेस पे क्लिक किया। ये देखो हमारा सर्वर है, हमारे सर्वर में कई डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें पता है कि हमें किस पे काम करना है, ये नहीं कि कहीं भी जाके लिख दो, राइट। तो सर्वर पे है। और मान लो मैं बिना कुछ नहीं मुझे पता, मैं एकदम इस समय क्या मैं किसी डेटाबेस में हूँ या सर्वर लेवल पे हूँ, अकॉर्डिंग टू यू गाइस? सर्वर लेवल पे, राइट। यहाँ भी एसक्यूएल है। अब यहाँ क्यों दे दिया? तो अगर हम ये लिखें क्रिएट टेबल और मेरे डेटाबेस का नाम क्या है जिसमें मुझे बनाना है, प्लांट्स शॉपिंग, राइट। प्लांट शॉपिंग, तो मैं ऐसे लिख दूं क्रिएट टेबल प्लांट्स अंडरस्कोर शॉपिंग डॉट कैटेगरीज। अभी आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब मैं डेटाबेस में होगा। अब मैं मैं डेटाबेस से नहीं कह रहा हूँ या तुम अपने अंदर ये बनाओ, अब मैं सर्वर से कह रहा हूँ कि भैया एक टेबल बनाओ प्लांट शॉपिंग डॉट कैटेगरीज। तो वो ढूंढेगा ये इस नाम का डेटाबेस है क्या। और जब मैं कहता हूँ कि प्लांट शॉपिंग वा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखता है तो थोड़ा डांटने लगा कि ये क्या है। हम कह रहे कि अच्छा स्पेलिंग सही कर देते हैं, प्लांट शॉपिंग। अब अगर उसको करते हैं तो उसने बना दिया, हमने थोड़ी उस डेटाबेस में हम गए, राइट। तो अब लेकिन आप अगर इसमें आओगे तो दिखे, यहाँ पे दिखना चाहिए, गायब है। रीलोड करते हैं, आ गया। अब इसमें ये भी बन गया। तो ये जो बना आपका, ये भी एक तरीका है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ। हम लोग को यहाँ पे सब चीजें सीखनी है। सो कई बार, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या कहते हैं, RDBMS। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेटाबेसेस हैं, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से समझिए, कि हम आधा डेटा एक डेटाबेस में भरें और आधा डेटा दूसरे डेटाबेस में भरें। ओके, जैसे कस्टमर और सेलर की, मतलब कस्टमर की जानकारी सारी एक डेटाबेस में डालें, सेलर की जानकारी सारे दूसरे डेटाबेस में डालें, और ऑर्डर्स की जानकारी तीसरे में डालें। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल, और तीनों को बाद में हम लोग लिंक करेंगे आपस में, ऐसा भी हो सकता है। पर अभी एज अ बिगिनर आप लोग उतना नहीं जाएंगे, तो आपके लिए याद रखना है कि सब कुछ एक में ही होना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो टीबीएल प्रोडक्ट में कैटेगरी आईडी और सेलर आईडी है, राइट, ये इस टेबल की है कि उस टेबल की है? ये जो प्रोडक्ट टेबल में, ये प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल में जो ये कैटेगरी आईडी है और ये जो सेलर आईडी है,
ये इस टेबल की खुद की है या कि कहीं और से रेफरेंस हो रहा है इसका। अगर मान लो हम एक प्रोडक्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम है चाय, इसकी चाय पत्ती, इसकी कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए 50 और हमें यूनिट्स इन स्टॉक है 10। हमें एक्चुअली यहाँ पे एक कॉलम और देना पड़ेगा कि 50 तो है लेकिन इसकी वो क्या है ना, यूनिट क्या है, किलो है कि आधा किलो है कि क्या है। तो हम ऐसे लिख देते चाय पत्ती 500 ग्राम। अब ठीक, चाय पत्ती 500 ग्राम का प्राइस है मान लेते हैं 250। अब मुझे पता नहीं एक्चुअल प्राइस क्या क्या है, 250 लिख देते हैं। यूनिट इन स्टॉक 10, इसका क्या मतलब है कि 500 ग्राम वाले 10 पैकेट है हमारे पास। अब यहाँ कैटेगरी आईडी और सेलर आईडी क्या भरे हम, कुछ भर सकते हैं क्या? ये तो पता नहीं, ये तब तक हम नहीं भर सकते हैं जब तक हम लोग कैटेगरीज में और सेलर में कुछ डेटा नहीं डाल दे। तो हम लोग कैटेगरी में एक डेटा इंसर्ट करते हैं, इसका नाम है ग्रॉसरी। ये कैटेगरी है ना, ग्रॉसरी, ग्रॉसरी धर दिया, उसकी डेफिनेशन भर दी ये सब। तो जैसे ही हम भरेंगे, अब देखिए कैटेगरी में एक कैटेगरी भर गए 1 अपने आप। हम एक सेलर भी भरते हैं और सेलर में इंसर्ट करते हैं और इनका नाम रखते हैं ABC ग्रॉसरी वाला। इनका सिटी है मान लो लखनऊ, कॉन्टैक्ट नंबर 121212, ईमेल है test@test। मैं भी ऐसे फर्जी के ईमेल लिख रहा हूँ। इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन बैलेंस किया था 1,50,000 से किया था। इनका पासवर्ड है ये, और गो कर देते हैं। तो अब हमारे पास एक सेलर है ABC ग्रॉसरी, उनका 1 है सेलर आईडी, और हमारे पास एक कैटेगरी है 1 जो ग्रॉसरी। तो अब अगर हम ये प्रोडक्ट एंटर करते हैं, मान लो यही चाय पत्ती 500 ग्राम और इसका कॉस्ट प्राइस रख देते हैं 250, ये हमारे पास 10 है। तो अब हम लोग एक और एक लिख सकते कि नहीं, आप बताइए। अलग अलग टेबल्स हुई सब। हाँ, तो कैटेगरी यहाँ पे आईडी के लिए, कैटेगरी आईडी के आगे जो एक लिखा है तो वो रिफर कर रहा है ग्रॉसरी कैटेगरी को, और सेलर आईडी के आगे जो एक लिखा 1 लिखा है वो रिफर कर रहा है वो जो ABC ग्रॉसरी नाम के सेलर है, राइट। जब इसे गो करेंगे तो अब इसमें जो ये डेटा आएगा, सो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी आईडी और सेलर आईडी भी यहाँ आ जाएगी। ओके, मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट्स टेबल है, और जैसे यहाँ हमारे पास सेलर और कैटेगरी है, यहाँ सप्लायर और कैटेगरी है। तो चाय को सप्लायर 1 और कैटेगरी 1 सप्लाई कर रहा है, मतलब कैटेगरी 1 में है ये, राइट। अब मैं पूछूं सप्लायर का नाम क्या है, तो आप कैसे बताओगे? आप जाओगे सप्लायर्स टेबल में, फ्लायर वाले, हाँ। और सप्लायर टेबल में देखेंगे 1, तो जो एक्सोटिक लिक्विड्स नाम के सप्लायर हैं वो इसे सप्लाई कर रहे हैं। कैटेगरी 1 है तो हम देखेंगे कि कैटेगरी 1 बेवरेजेस है, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी, बियर्स एंड एलेस ये सब आता है, राइट। तो वो इन्होंने दिया। सो इस तरीके से ये रेफरेंस बनता है। पर अपने टेबल में और इसमें एक डिफरेंस है। इनके टेबल में मैं इस सप्लायर पे क्लिक करूंगा तो अपने आप वो खुल जाएगा, जस्ट लाइक कि हम वेबसाइट में किसी लिंक पे क्लिक करके पहुंच गए हो, राइट। देखिए इस कैटेगरी पे मैं क्लिक करूंगा
तो अपने आप उस कैटेगरी पे पहुंच जाऊंगा। पर ये अपने में नहीं है अभी। अपने में ऐसा कोई क्यों नहीं बना? हमसे क्या दुश्मनी है एसक्यूएल की? वो इसलिए कि, अब मेरा क्वेश्चन, क्या ये दोनों कॉलम्स इस टेबल के हैं या कहीं और के हैं? कहीं और क्या? है तो इसी टेबल के, पर ये रिफर किसी और को कर रहे हैं, राइट? ये हाँ। इनका जो पर्पस है, इनका जो मीनिंग है, वो कहीं और से आ रहा है। तो इसको तो कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है? इन्हें क्या कहते हैं? फॉरेन की। ओके, ओके। सो इन प्रोडक्ट्स टेबल, category ID and seller ID are foreign keys. Okay, they have their और ऐसे भी बोल सकते हैं कि their details can be fetched from categories and sellers table respectively. तो जैसे प्राइमरी की क्या है? जो एक टेबल में प्राइमरी की का काम कर रही है, जो खुद के टेबल में प्राइमरी की का काम कर रही है, वो दूसरे टेबल में फॉरेन की हो सकती है। तो एक फॉरेन की एक ऐसा कॉलम है या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम है that is used to establish and enforce a link between the data in two tables to control the data that can be stored in foreign key table. साधारण भाषा में फॉरेन की एक ऐसी फील्ड है that refers to the primary key in another table. So category ID is a foreign key in products table that refers to category ID primary key in categories table. कैटेगरी आईडी जो प्रोडक्ट टेबल में फॉरेन की है, वो कैटेगरीज टेबल में प्राइमरी की है और इसके द्वारा लिंक की जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरी कैटेगरी यहाँ पे ऐड करें, और दूसरी कैटेगरी है मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें एलईडी टीवी और फ्रिज, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर्स, जो जो बेच सकते हो वो यहाँ पे बेसिकली इस उसमें आएगा। और गो, इसकी अपने आप आईडी बनेगी, गो कर देते हैं तो कैटेगरी आ गई दो। और सेलर में हम लोग एक सेलर को इंसर्ट कर देते हैं, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, और इनका सिटी है मान लीजिए जयपुर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है कुछ ये, इनकी ईमेल है abc@test.com, ओपनिंग बैलेंस इनका है ये, इनका पासवर्ड कुछ ये है वो। अब हमारे पास दो सेलर हो गए। अब मान लीजिए हम एक तीसरा प्रोडक्ट भी इंसर्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्ट इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए है कि बहुत ठंडा फ्रिज, ये कोई प्रोडक्ट का नाम है, इसका कॉस्ट प्राइस है 14,000 रुपये। ये हमारे पास 10 यूनिट्स या 5 यूनिट्स है हमारे पास इसके। तो इसकी कैटेगरी आईडी क्या 1 लिख दें, तो ये फ्रिज है तो वो तो कैटेगरी आईडी 2 में आएगा ना, सेलर आईडी भी 2 रहेगी ऐसा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से ये है। तो ये कल जो हम लोग का डिस्कशन होगा वो होगा कि
हम लोग कैसे इस टेबल को बताएं कि एक्चुअली में ये जो दो कॉलम्स यहाँ पे हैं, ये दोनों कॉलम्स फॉरेन की हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कैटेगरीज डॉट स्टार, अब अगेन आप लोग को ये इसकी वो नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट नेम कॉमा कैटेगरीज डॉट कैटेगरी नेम कॉमा सेलर्स डॉट सेलर नेम, तो एक्चुअली ये टीबीएल प्रोडक्ट्स हैं, तो इस वजह से वो नहीं ले रहे। तो हमने ये लिख दिया फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट्स ज्वाइन। अभी ये सीखेंगे हम लोग, आप लोग को कोई मैं सिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ इसके साथ ज्वाइन कैटेगरीज ऑन, फिर हम बताएंगे कि जो कैटेगरीज में कैटेगरी आईडी है वो टीबीएल प्रोडक्ट्स में भी कैटेगरी आईडी है। और दूसरा ज्वाइन हम लगाएंगे सेलर्स पे, ज्वाइन सेलर्स ऑन, और बताएंगे कि सेलर्स में जो सेलर आईडी है वो टीबीएल प्रोडक्ट्स के अंदर सेलर आईडी है। ऐसा करके एक ज्वाइन करेंगे तो हमें साफ पता लगने लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है और उसे कौन सा सेलर सप्लाई करता है, जबकि ये जानकारी डायरेक्टली नहीं दी है, ये हम लोग जान पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन इन एसक्यूएल। तो ये ज्वाइंस हम लोग को सीखना है, डेटा एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे पहले फॉरेन की का कंसेप्ट सीखना है। तो आज अभी आप लोगों को क्या करना है एज अ टेस्ट, आप लोगों को ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 टेबल्स बनाए, 4 टेबल है, ये चारों टेबल बनाए ने, और इसमें थोड़ा थोड़ा 4-4, 5-5 एंट्रीज का डेटा भरिए, 4-5 कैटेगरीज भरिए, 4-5 सेलर भरिए, 4-5 कस्टमर भरिए, 4-5 प्रोडक्ट्स भरिए। और फिर जब नेक्स्ट कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग कल इन टेबल्स को आपस में फॉरेन की सेट करेंगे और फिर हम लोग डेटा एनालिसिस का सेशन शुरू करेंगे, बेसिक सेलेक्ट कमांड्स लिख लिख के। ये हमारा कल का डिस्कशन होगा। और जहाँ पे कैसे रहेगा, अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो एक डिज़ाइनर है, अभी ये डिज़ाइनर किसी काम का नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास हमने कोई भी रिलेशन नहीं बनाया इन टेबल्स के बीच में, तो ये डिज़ाइनर के बीच में आपको वो एरोज नहीं नज़र आ रहे होंगे जैसे वहाँ पे आपने देखे थे पुराने डेटाबेस में। लेकिन ये हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग फॉरेन की रिलेशंस सेटअप कर देंगे, सब हम लोग यहाँ पे डेटा ऐड कर देंगे, तो ये एरोज भी नज़र आएंगे। वो एरोज ऐसे होंगे कि ये कैटेगरी आईडी और ये प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी सेम है। उसी तरीके से कस्टमर जो ये सेलर है, ये सेलर की आईडी और ये प्रोडक्ट की जो सेलर की आईडी है ये सेम है। इस तरीके से सीक्वल में अपने आप वो एरोज बनेंगे, और वो एरोज कैसे बनेंगे वो भी हम बनाने सीखेंगे, जिससे हमें ईआर डायग्राम बनाने में मदद होगी। ये सारा हम लोगों का कल का डिस्कशन होगा।